हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 3 इक्वालिटी का पार्ट 3। तो इससे पहले वाले पार्ट जो है प्लेलिस्ट में सेव है, आप वो देख सकते हैं। हमने इक्वालिटी जो है इम्पोर्टेंट क्यों है और वो सारी चीज़ें जानी थी। ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ के बारे में जाना था, तो जो कि असमानताएं देखने को मिलती हैं। इंडिया में हमने देखा था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में, फिर इक्वालिटी होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ओके, हमें जो है यहाँ से शुरू करना है फेमिनिज्म से। फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है, इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन की बात करते हैं ये। पॉलिटिक्स में एक बिलीफ है जिसकी बात हम क्या करते हैं, फेमिनिज्म में हम बात करते हैं कि मैन और वुमेन जो है ना, उनको इक्वल राइट्स मिले। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि जो वुमेन का डोमिनेंस हो जाए। ओके, जैसे पैट्रियार्की में भी मैन का जो है वो लोग डोमिनेट करते हैं ना, मैन डोमिनेट करते हैं। तो फेमिनिज्म में वुमेन डोमिनेट करे ऐसा नहीं होता है। फेमिनिज्म में इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वुमेन और मैन दोनों का समान अधिकार है, सम्मान के साथ जिए, है ना। तो फेमिनिस्ट जो है ना, वो होते हैं फेमिनिस्ट। कौन होते हैं, किस इंसान को आप फेमिनिस्ट कह सकते हो? वो मैन एंड वुमेन जो कि बिलीव करते हैं कि कई सारे इनइक्वालिटीज हैं, असमानताएं हैं सोसाइटी में, मैन एंड वुमेन के बीच में, जो कि नेचुरल भी नहीं है और ना ही नेसेसरी है, और उनको चेंज किया जा सकता है। बोथ मैन एंड वुमेन जो है अच्छे से जो है फ्रीली अपनी लाइफ्स को लीड कर सकते हैं और इक्वली रह सकते हैं। जो इंसान जो है मैन एंड वुमेन के इक्वल अधिकारों की बात करता है, समाज में अच्छे से रहने की बात करता है, ना कि इनइक्वालिटीज जो नेचुरल उसको प्रमोट करें, है ना। मतलब कि कुछ लोग हैं ना कि वुमेन वीक होती हैं, मेन जो है उनको स्ट्रांग रहना चाहिए, रो नहीं सकते, ऐसा वैसा स्टीरियोटाइप्स बना करके रखे हैं। तो नेचुरल इनइक्वालिटीज भी नहीं है ये, और नेसेसरी भी नहीं है ये सब जो है। ओके, तो मैन एंड वुमेन के इक्वल राइट्स की जो बात करते हैं वो फेमिनिस्ट होते हैं। फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है ना, जो असमानता है जो मैन एंड वुमेन के बीच में सोसाइटी में, वो रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की की वजह से जो होता है, मैन एंड वुमेन के बीच में जो है इनइक्वालिटी आती है। ओके, तो पैट्रियार्की का मतलब क्या है? ऐसा जो है यहाँ पे देखो, आपको पैट्रियार्की की भी डेफिनेशन मिली है। सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कल्चरल सिस्टम होता है, जिसमें वैल्यू की जाता है, मैन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है वुमेन से, और मैन को ना पावर दी जाती है वुमेन के ऊपर। आप देखो, फादर होते हैं, ठीक है, ब्रदर होते हैं, हस्बैंड होते हैं, हर कोई जो है वुमेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ओके, डोमिनेंस देखने को मिलता है। यही है पुरुष प्रधान समाज, हर एक डिसीजन यही लोग लेंगे, है ना? तो कंसेंसस नहीं होता। ओके, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो कल्चरल जो सिस्टम होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सोसाइटी में, इकोनॉमी में भी देख लो, और जो कल्चरल सिस्टम में भी, जो हमारे जो रिलीजन है, जो हमारे कल्चर है, वो ये सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, पैट्रियार्की को। तो पैट्रियार्की किस पे बेस्ड है? पैट्रियार्की बेस्ड है अजम्पशन पे, जो कि मानते हैं, क्या मानते हैं कि मेन एंड वुमेन जो है डिफरेंट है बाय नेचर। तो नेचर ने ही अलग बनाया है आदमी और औरत को, ऐसा मानते हैं। और ये ही डिफरेंस ना जस्टिफाई करते हैं वो अनइक्वल जो पोजीशन है सोसाइटी में उसको। तो ये अपने काम को सही बताते हैं, जस्टिफाई करते हैं जो अनइक्वल जो डिवीजन क्रिएट करके रखा ना, भेदभाव है जो मेन एंड वुमेन के बीच में। ओके, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, मेन जो उसको रोकते हैं। ओके, और औरत ही औरत को रोकती है अपने समाज में भी, तो ऐसा भी देखा जाता है। तो मतलब कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक आंटी ही बोलेगी कि एक लड़की को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मतलब ज़माने की चीज़ें होती हैं। तो इसमें वुमेन का भी रोल होता है, ये पैट्रियार्की को जस्टिफ़ाई करते हैं, जो अनइक्वल जो है पोज़ीशन जो सोसाइटी में, उसको जस्टिफ़ाई करते हैं, है ना? तो फेमिनिस्ट क्वेश्चन करते हैं जो लोगों की सोच होती है ना, जो भेदभाव करते हैं बिटवीन जो सेक्स होता है, दैट इज़ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, एंड जेंडर होता है जो कि डिटरमाइन करता है डिफरेंट रोल्स मेन एंड वुमेन प्ले करते हैं सोसाइटी में। तो जो फेमिनिस्ट होते हैं ना, वो डिफरेंस करते हैं, जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस होता है ना, वो अलग चीज होती है। ओके, जो सेक्स के बेसिस पे होता है, और जेंडर अलग चीज होती है। जेंडर जो है सोसाइटी ने बनाया है। जेंडर जो है सोसाइटी बताती है कि भाई ये रोल वुमेन के हैं और ये जो है मैन के हैं। पब्लिक स्पेयर जो है वो मैन को देखना चाहिए, और प्राइवेट स्पेयर जो है वुमेन को देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एक दिया हुआ है कि बायोलॉजिकल फैक्ट है ये, ऐसा शरीर ही अलग होता है कि मैन, वो जो वुमेन होती है ना, वही जो है प्रेग्नेंट होती हैं और जो बच्चे को जन्म देती है। ओके, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक जो वुमेन होती है उसी को चिल्ड्रन की सारी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। बच्चे के होने के बाद है ना, मैन वुमेन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बच्चे की, है ना।
तो फेमिनिस्ट डिफरेंस बताते हैं बायोलॉजिकल टर्म जो है उसमें, और जो जेंडर जो सोसाइटी में बनाया गया है, जो रोल प्ले करने बताते हैं ना कि विमेन को जो है घर का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को रखना चाहिए, आदमियों को जो है बाहर काम करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए। ये किसने बोल दिया कि आदमी ही बस ये कर सकते हैं या फिर औरत ही ये बस ये कर सकती है ना? तो ये जो है डिफरेंस सोसाइटी ने क्रिएट किया है। और बायोलॉजिकल फैक्ट है, जो बच्चों को जन्म देती है माता, तो मम्मियाँ जो पैदा करती हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्हीं को सारा ध्यान रखना है। एक जो पिता होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें, है ना? दोनों माता-पिता की होती है। तो फेमिनिस्ट शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है मेन एंड वुमेन के बीच में, जो प्रोड्यूस की गई है सोसाइटी के द्वारा। नेचर ने ये नहीं बनाया है, सोसाइटी ने ये क्रिएट किया है जो भेदभाव है। ओके, तो पैट्रियार्की क्या प्रोड्यूस करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। प्ले पैट्रियार्की जो है ना, पुरुष प्रधान समाज के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ना डिवीजन ऑफ लेबर बताया गया है कि विमेन को क्या काम करना चाहिए, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल है प्राइवेट स्पेयर के लिए एंड डोमेस्टिक मैटर्स के लिए। ठीक है, मतलब घर का कामकाज ये सब करना चाहिए विमेन को। और मेन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल है फॉर वर्क इन द पब्लिक डोमेन, मतलब कि बाहर का काम करना चाहिए, है ना? तो इसको क्वेश्चन किया जाता है कि भाई ये क्या सिस्टम बना करके रखा है, जिसका जो मर्जी वो काम कर सकते हैं, है ना? तो फेमिनिस्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्टिंक्शन जो इसमें, इस पॉइंट को, कि विमेन भी एक्टिव रहती है पब्लिक डोमेन में, है ना? विमेन का ऐसा थोड़ी ना कि वो काम नहीं कर सकती। ओके, तो विमेन हर स्पेयर में जो उनको मौका बस मिले वो सारा काम कर सकती है। ओके, पर हमारे यहाँ एक और चीज देखने को मिलती है, जो विमेन जो है बाहर भी काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो डॉक्टर है या फिर टीचर है या लॉयर है, कुछ भी है, जो विमेन बाहर काम कर रही है, तो उनको घर में आके दोबारा काम करना पड़ता है घर में। अगर मैन बाहर काम कर रहे हैं तो उनको घर में आके वो काम नहीं करते, हाथ नहीं बटाते। जो बड़ी-बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर तो थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है, दोनों साथ में काम करते हैं। पर अगर देखें जो छोटी सिटीज़ हैं, तो कई घरों में अभी भी ऐसा ही होता है कि ठीक है, वुमेन बाहर का भी काम करती है, घर का भी काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो वुमेन हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये सिर्फ़ इंडिया की बात नहीं है, हर जो मतलब इंडिया में थोड़ी सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, पर वर्ल्ड में भी ये देखा जाता है भेदभाव। ओके? तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि विमेन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में भी देखें तो एम्प्लॉयड है, कहीं न कहीं वो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उनके पास में, वो बाहर घर के बाहर काम कर रहे हैं, पर उनको सोलली रिस्पॉन्सिबल खुद ही, मतलब वही अकेले ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं हाउस वर्क के लिए भी। मतलब वो बाहर का काम भी कर रहे हैं और घर का काम भी कर रहे हैं, ओके? तो विमेन के ऊपर डबल बर्डन आ जाता है। तो फेमिनिस्ट इसको जो है ये जो डबल बर्डन है ना, तो इसको बताते हैं। इतना डबल बर्डन होने के बाद भी विमेन जो है उनको ज़्यादा मतलब बहुत ही कम और ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करते उनसे, डिसीजन अगर कोई लिया जाता है पब्लिक डोमेन में। ओके, तो मतलब कि पूछते ही नहीं है भाई, डिसीजन अगर घर में भी डिसीजन लिया जाता है ना, तो पूछते नहीं है महिलाओं से कि भाई क्या कर ले, है ना? तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है हमारे सोसाइटी में। कंपनीज़ वाले ना जॉब पे नहीं रखते वुमेन को, बहुत कम ही रखते हैं। और अगर मतलब क्यों नहीं रखते भई, तो इसलिए नहीं रखते क्योंकि सेफ्टी का इश्यू भी आता है, ठीक है? मेन इश्यू ये आता है कि इनको छुट्टी देनी पड़ेगी। अगर मैटरनिटी रिलीव देना पड़ता है, कानून के हिसाब से, गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से, अगर वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है, शादी होगी तो, है ना? तो छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी। इसलिए ना लोग काम पे नहीं रखते, और रख भी लेते ना तो एक जो मेन है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वुमेन जो है उसको कम पैसे मिलते हैं, ओके? ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, ओके? और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी अपना जेंडर गैप का इंडेक्स निकालते हैं। पॉलिटिकल डोमेन में देखो तो वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे देश में ही सिर्फ 14% वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। वो भी अभी जाके थोड़ी-थोड़ी बढ़ गई, वरना पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, जो वुमेन के लिए कानून बनाए जाते हैं तो उनके जो नज़रिए से नहीं बनाए जाते, ठीक है? उनकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनी जाती हैं। जिसके लिए बना रहे हो उससे बातचीत तो कर लो पहले, है ना? उनसे जो सलाह तो ले लो। तो ऐसे कानून बनाए जाते हैं ना, इसलिए जो है उसमें लूप होल्स रह जाते हैं, और फिर उन्हीं लूपहोल्स का यूज़ करके जो मेन फिर भई बच जाते हैं, है ना? तो अगर देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी 2005 में लाया गया, जबकि ये प्रॉब्लम तो हमेशा से ही थी, है ना? सॉरी, वो वाला एक्ट, हाँ, यही जो डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी की भी प्रॉब्लम पहले से थी। डाउरी की वज़ह से वुमेन को मार दिया जाता था, पर ये एक्ट इतने दिनों बाद लाया, इतने सालों बाद लाया, ओके? तो ये भी देखने को मिलता है हमें। तो उनसे डिसीजन में उनका पूछा नहीं जाता है। फेमिनिस्ट जो हैं
बोलते हैं कि जो ये प्राइवेट पब्लिक जो भेदभाव है ना, ये डिस्टिंक्शन जो है, ऑल फॉर्म ऑफ जो जेंडर इनइक्वालिटीज है ना, उसको खत्म करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए। कुछ तो रिलीजन भी भाई ये प्रमोट करते हैं कि इतनी एज में ही शादी होनी चाहिए, और ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, तलाक वाला इशू आता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है विमेन की होती है। जो गॉडमैन होते हैं ना, जो जो ठेकेदार मानते हैं अपने आप को रिलीजन के, जो बाबा वगैरह होते, वो तो और ही ज़्यादा जो है विमेन के साथ में फिर अलग-अलग रूल्स बनाते फिरते हैं, और लोग इनको अंधविश्वास करके उनका पूरा मानते भी हैं। अपना दिमाग का यूज़ करते ही नहीं है, है ना? तो ये लोग भी सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो फेमिनिज़्म समझिए आप। अब देखो, मार्क्सिज़्म एंड लिबरलिज़्म एक और जो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है हमारे टाइम की। ओके, तो कार्ल मार्क्स थे, तो उनके आइडियाज़ से ही तो मार्क्सिज़्म जो इनके आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस है ना, तो मार्क्सिज़्म इनकी आइडियोलॉजीज़ हो गई। आइडियोलॉजी सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, उन आइडियाज़ में जो बिलीव करता है ना, फिर उनको कह देते हैं भई ये तो मार्क्सिज़्म से इन्फ्लुएंस है, मार्क्सिस्ट आइडिया में बिलीव कर रहा है, ये तो लिबरलिज़्म में बिलीव कर रहा है। ओके। ये लिबरलिज्म को मानता है। मार्क्स ना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे 19th सेंचुरी में, जब हमारे यहाँ 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, तब भी मार्क्स थे। ओके, तो इनका टाइम पीरियड 19th सेंचुरी में ही था। ओके, तो ये आर्ग्यू करते थे कि जो रूट जो बिल्कुल घुसी हुई इनइक्वालिटी है ना प्राइवेट ओनरशिप में, इम्पोर्टेंट है। जो इकोनॉमिक रिसोर्स जैसे कि मतलब कि रूट कॉज़ क्या है? इनइक्वालिटीज़, जो समाज में असमानताएँ देखने को मिलती हैं, जो इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है सोसाइटी में, तो उसका कॉज़ क्या है? उसका रीज़न क्या है भई, क्यों है ये सब? है ना? तो प्राइवेट ओनरशिप की वजह से। ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया जब जब सभी लोग सेटल होके एग्रीकल्चर वगैरह करने लगे थे, है ना? जो हमारे पूर्वज, फिर वो जो एक एग्रीकल्चरल लैंड में काम करने लगे, है ना? फिर एक-एक जो ज़मीन पे अपना जो हक जताने लगे, फिर ऐसे प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया था। प्राइवेट ओनरशिप जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ की, जैसे ऑयल की, ज़मीनों की, ठीक है? सबकी अलग-अलग ज़मीनें हैं ना, गवर्नमेंट भी अलग रखती है, फॉरेस्ट की भी ओनरशिप होती है, ट्राइबल जो पीपल होती है ना, उनका फॉरेस्ट पे अधिकार होता है, और दूसरे फॉर्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है। ओके, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉज़ है किसका? इनइक्वालिटी का। तो ये मार्क्स कहते थे कि जो प्राइवेट ओनरशिप है ना, ना सिर्फ क्लास ऑफ ओनर्स जो है वेल्दी बनाती है, ओके, और जो है पॉलिटिकल पावर्स भी देते हैं इनको। तो बताओ, जो मार्क्स थे ना, कार्ल मार्क्स कहते थे 2 क्लासेस होती हैं, बॉर्गीज क्लास होती है और एक होती है प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट जो होते हैं प्रॉपर्टी लेस क्लास होती है। ओके, बॉर्गीज जो होते हैं इनके पास में प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट होते हैं, ये वर्कर्स होते हैं। ओके, ये जो होते हैं हैव्स। ओके, और ये जो प्लोरिटेरियट्स होते हैं ना, ये हैव्स नॉट होते हैं, ठीक है? इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो इसमें ना डिफरेंस बताते हैं कि 2 क्लासेस होते हैं हमारे यहाँ, उनके बीच में क्लास स्ट्रगल चलता है। कार्ल मार्क्स का ये आइडिया था, वो बोलते थे कि जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है ना, जो वर्कर्स हैं, प्लोरिटेरियट जो, इनको एक ही चीज़ होती है, तो इनको रिवोल्ट करना चाहिए बॉर्गीज़ के खिलाफ, ठीक है? इन क्लास के खिलाफ। बॉर्गीज़ यही कहते हैं। सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं हम तो। तो जो इंसान के पास में प्रॉपर्टी होती है, वो रिच होते हैं, तो उनके पास में पॉलिटिकल पावर भी आई जाती है। कहीं न कहीं से वो इन्फ्लुएंस कर ही लेते हैं। इसी पावर के थ्रू वो इन्फ्लुएंस करते हैं, जब एक इंसान के पास में, जैसे कि अगर अडानी-अंबानी की बात करें, उनके पास में पावर है, ठीक है? उनके पास में पैसा है। पैसा है तो पावर है। वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है? और फिर उनकी जब पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, जब गवर्नमेंट बनाते हैं, तो वो उनके फ़ेवर में पॉलिसीज़ लेते हैं, ओके? तो ये पावर के थ्रू ही इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट की पॉलिसीज़ को, मतलब कि जो हमारे देश की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं। यही थ्रेट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। मतलब ये जो है एक रिच इंसान है, ठीक है? इसने जो चंदा दे दिया, अच्छा खासा पैसा है इसके पास में, तो पैसे के थ्रू ये क्या करेगा, स्टेट की पॉलिसीज को और लॉज जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा, अपने फेवर में डालेगा। ठीक है, कानून इस तरीके से हो कि इस बिजनेसमैन को फायदा हो। ठीक है, जैसे कि अभी जो है, अच्छा कुछ नहीं, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट जो होते हैं फील करते हैं, ठीक है? सोशलिस्ट वो होते हैं जो समाज में इनइक्वालिटीज को कम करने की बात करते हैं, और इसमें जो है स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है? तो मतलब सोशलिस्ट कहते हैं कि स्टेट जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करे। हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है, ओके?
कि इंडिया जो है एक सोशलिस्ट स्टेट है। ओके, तो मतलब ऐसा लिखा हुआ है। तो और मार्क्स तो कहते ही है मार्क्सिस्ट कि भाई ये तो क्लास स्ट्रगल, पर ना मार्क्सिस्ट जो है ना स्टेट के भी खिलाफ होते हैं। मार्क्सिस्ट वाले जो होते हैं, कार्ल मार्क्स के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो स्टेट है ना वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। जो बॉर्गीज क्लास जो है ना, कैपिटलिस्ट क्लास यूज करती है स्टेट को अपने फेवर में। ओके, और स्टेट जो है ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करता है वर्कर्स को, ठीक है, जो जो कि प्लोरिटेरिएट होते हैं ना, जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं। तो मार्क्स जो होते हैं, मार्क्सिस्ट और जो सोशलिस्ट होते हैं, वो मानते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ना, उसकी वजह से दूसरी इनइक्वालिटीज आती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सच एज डिफरेंसेस ऑफ रैंक और प्रिविलेजेस। ठीक है, अगर एक पर्सन गरीब है, तो उसको समाज में भी जो नीचा समझा जाएगा, है ना, घटिया, मतलब सॉरी, जो पुअर होते हैं ना इंसान, उनके साथ में लोग गलत बिहेव करते हैं। जो दूसरा, मतलब अगर कोई काम कर रहा होता है, अगर कोई लेबर भी होता है, तो उसके साथ में बुरी तरीके से बिहेव किया जाता है। ओके, तो सोशल इनइक्वालिटी का भी राइज होता है इससे। तो लोग ना वैसे भी जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे की, और गरीब होने की वजह से और ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रैंक और प्रिविलेजेस के बेसिस पे। ओके, तो देयरफॉर जो एक टैकल करनी है हमको इनइक्वालिटी सोसाइटी में, तो हमें ना जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ हमें इंश्योर करना पड़ेगा, क्या चीजें चाहिए, कि पब्लिक कंट्रोल हो इसेंशियल रिसोर्सेज पे एंड फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आप प्रोवाइड करो, पब्लिक का कंट्रोल जो होना चाहिए, मतलब कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि एसेंशियल रिसोर्सेज है, हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया। ओके, इन सब पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, और कुछ प्रॉपर्टी पे। ऐसा ना हो कि कैपिटलिस्ट जो कंपनीज होती हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी रख ले, है ना, लोगों के साथ में फिर अन्याय हो। और कई कंपनीज जो होती हैं, वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गूगल हो गए, है ना। तो दूसरे सर्च इंजन एग्जिस्ट ही नहीं करते, होते नहीं है क्या भाई, होते हैं, पर उनको इस तरीके से दबा दिया गया है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ऐसे व्यूज जो है ना डिबेटेबल रहते हैं, बट इम्पोर्टेंट इश्यूज निकल के आते हैं। इसको एड्रेस करना जरूरी है भाई, समाज में इतनी ज्यादा असमानता नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो आप सभी लोगों को, ताकि आगे बढ़ सके, है ना, वो लोग, उनकी कंडीशन भी सुधर सके। अपोजिंग पॉइंट भी आता है, लिबरल थ्योरिस्ट। ठीक है, हमने देखा मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, एंड जो सोशलिस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कि सोशल जो समाज में जो इनइक्वालिटीज है ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो गई, ये सबको खत्म करना चाहिए, है ना, उसके लिए स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। मार्क्स बल्कि स्टेट के खिलाफ थे। पर लिबरल जो थ्योरिस्ट होते हैं ना, लिबरल्स अपहोल्ड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन को। लिबरल्स ना इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देते हैं, इनके लिए इंडिविजुअल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और इनके लिए जो फ्रीडम वगैरह ये सब इम्पोर्टेंट होता है, तो इक्वालिटी, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इस पे बिलीव नहीं करते हैं ये लोग। लिबरल्स कहते हैं कि कंपटीशन को लेकर के चलना है हमको। ठीक है, कंपटीशन बना रहे, बहुत इफिशिएंट वे है और फेयर वे है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिसोर्सेज को और रिवॉर्ड्स को सोसाइटी में। मतलब कंपटीशन करवाओ आप, और फिर वो अपने हिसाब से जो भी काबिल होगा वो ले लेगा अपने रिवॉर्ड वगैरह। ठीक है, तो रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ कंपटीशन के थ्रू। ये मानते हैं कि स्टेट जो है उनको इंटरवेन करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। मतलब कि स्टेट जो है, स्टेट का क्या रोल है कि मिनिमम जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर दो, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो सबके लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा समानता ले आओ, हर चीज इक्वल इक्वल कर दो, जस्टिस करो सोसाइटी में। कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन करवाओ जो पीपल के बीच में ना, फ्री एंड फेयर कंडीशन में, जो कि मोस्ट जस्ट हो एंड एफिशिएंट वे हो डिस्ट्रीब्यूट करने का रिवॉर्ड जो है सोसाइटी में। इनके लिए जो होता है, जैसे जैसे कंपटीशन होता है, कंपटीशन अगर ओपन है, फ्री है, ठीक है, तो इनइक्वालिटीज जो है वो तो इनइक्वालिटी उतनी नहीं होगी, और पीपल जो है उनको रिवॉर्ड मिलेगा अपने टैलेंट के बेस पे, एफर्ट के बेस पे। मतलब जो है ना, लिबरल्स इतना ज्यादा जो स्टेट का रोल की बात नहीं करते हैं, ये हल्की फुल्की कंडीशंस आप प्रोवाइड कर दो, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एग्जाम में अगर सारे बच्चे बैठ रहे हैं, तो फ्री फ्री तरीके से वो अपना कंपटीशन करें। जिसने मेहनत की होगी वो आगे बढ़ेगा, जिसने मेहनत नहीं की वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यही इनका सिस्टम होता है।
तो लिबरल जो है कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके। लिबरल्स के लिए ना जो प्रिंसिपल है कंपटीशन का, अगर आपसे लिबरल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन लिखना। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन है ना, बहुत ही ज़्यादा जस्ट है, सही है उनके लिए, और एफिशिएंट वे है सिलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट फॉर जॉब और एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अगर आपको कैंडिडेट चाहिए जॉब के लिए, जॉब में जो एम्प्लॉयमेंट जो कर रहे हो आप, ठीक है, अपनी कंपनी वगैरह जहाँ पर भी, तो उसके लिए कंपटीशन सबसे सही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर कॉम्पिटि जो एडमिशन होना है, तो उसके लिए भी सही है कंपटीशन। जैसे कि हमारे देश में कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं एडमिशन चाहते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, और एंट्री जो होती है ना हाईली कॉम्पिटिटिव होती है। आईआईटी में भी देख लो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है ना जेईई में, और जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी, तो हर जगह कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। जो मेहनत करता है उसका निकलता है, जो मेहनत नहीं करता उसका नहीं निकलता है ना। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हो गए और कोर्ट्स जो होते हैं ना, इसमें स्टेप लेते हैं ताकि रेगुलेट कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस जो टेस्ट होते हैं ना, तो इंश्योर करें इसमें कि हर किसी को फेयर एंड इक्वल चांस मिले compete करने का। ओके, तो हमारे यहाँ कंपटीशन है, उसके साथ में अफर्मेटिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। तो अफर्मेटिव पॉलिसीज के तहत रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, कट ऑफ डिफरेंट जाता है हर एक सेक्शन के लिए। ओके, मतलब जनरल कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है, तो उसको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। कोई एससी का है या फिर एसटी का है या फिर ओबीसी के हैं, उनको कम लाने होते हैं। ठीक है? तो कट ऑफ भी डिफरेंट होता है और रिजर्वेशन भी दिया जाता है एससी, एसटी, ओबीसी है ना इन क्लासेस को। तो हमारे यहाँ जो है सोशलिस्ट पॉलिसीज़ भी है। आप देखो कि यहाँ पर जो स्टेट जो है ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ओके? तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन की बात करते, फेयर एंड इक्वल चांस की बात करते कम्पीट करने में। पर जो एडमिशन लेने में ना, कुछ लोगों को फिर भी जो एडमिशन नहीं मिलता है, पर इसको सही समझा जाता है, फेयर वे है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिमिटेड सीट। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपने सुना है, एसडीजीज होते हैं। एसडीजीज होते हैं जो कि हमको 2030 तक अचीव करने हैं। 2015 में इनको शुरू किया गया था, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते थे। अब ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो जो इसका गोल 5 है ना, गोल 5 बोलता है कि जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना है। जेंडर इनइक्वालिटी जो है ना हमारे समाज में, उसको खत्म करना है, जो हर कंट्री को, ओके। और गोल जो 6 है ना, सॉरी 10 जो है, गोल 10 बोलता है कि रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो असमानता है ना समाज में, उसको खत्म करना है। अब यहाँ पर देखो सोशलिज्म के बारे में बताया हमने, देखा जो कि फेमिनिज्म के बारे, मार्क्सिज्म के बारे में, ठीक है। अब सोशलिज्म, लिबरलिज्म के बारे में देखा। सोशलिज्म जो होता है ना, इसमें ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज होते हैं जो कि रिस्पॉन्स जो इनइक्वालिटी समाज में होती है ना, उसको देख करके इनके आइडियाज निकल के आए सोशलिज्म में, ठीक है। उसको देखा जो प्रेजेंट इनइक्वालिटीज हैं, और जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से इनइक्वालिटीज निकल के आई हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना। हर बिजनेसमैन जो है अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। प्रॉफिट के लिए वो जो है वर्कर्स की वेजेस कम कर देते हैं, ओके। वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, वर्कर से एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाया जाता है। इसको कहते हैं मॉडर्न स्लेवरी, ओके। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से, ज्यादा कैपिटलिज्म की वजह से जो है, अभी नहीं एक केस हुआ था कि वर्काहॉलिक, हम जो है वर्क कल्चर को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो वेस्ट से। मतलब कि क्या देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा काम करवाया जा रहा है, इतना ज्यादा टारगेट का प्रेशर है, इतनी सारी चीजें अचीव करने का प्रेशर रहता है ना एम्प्लॉयज के ऊपर, कि भाई उसका दिमाग जो है बंद पड़ जाता है, ओके। जो पूरी लाइफ जो है दिन भर काम करते रहो, फिर घर आके भी वही चीजें टारगेट के बारे में सोचते रहते, काम करते, इसको मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं। मेंटली लोग डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, इससे परेशान होते जा रहे हैं, ठीक है। कई लोग सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। तो ये जो वर्क कल्चर है ना, इसकी वजह से सोशलिज्म जो है, तो सोशलिज्म इन्हीं सब चीज़ों को देखने की वजह से, ये जो इनइक्वालिटीज़ है समाज में, इसी की वजह से जो आइडिया निकल के आया है। ठीक है, मेन कंसर्न क्या होता है सोशलिज्म में, आईइज्म जिसमें लगता है ना, वो आइडियोलॉजी होती है।
तो सोशल सोसाइटी के बारे में, तो सोशलिज्म जो है ना इसमें क्या फोकस करते हैं कि भाई किस तरीके से जो असमानताएं हैं ना समाज में, इनइक्वालिटीज है, उसको कम करना है एंड डिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेस को जस्टली। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक पर्सन जो है सारी की सारी पैसे सारी चीजें रख के बैठा है और बाकी सारे जो 10% है उनको जो मिनिमम फूड कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये एडवोकेट जो होते हैं ना सोशलिज्म के, ये पूरी तरीके से अपोज नहीं होते हैं मार्केट के, मतलब कि मार्केट जो कैपिटलिज्म होता है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है ना? तो जितना डिमांड उतनी सप्लाई होती है प्रोडक्ट की। तो मार्केट के पूरे तरीके अपोज नहीं होते हैं, ये फेवर करते हैं कि कुछ गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए। भाई सोशलिज्म में गवर्नमेंट का रोल आता है, प्लानिंग एंड कंट्रोल होना चाहिए कुछ की एरियाज में। मतलब कि हर चीज़ को आप बिज़नेस के जो उस नज़रिए से नहीं देख सकते, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसी चीज़ों में जो है गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। ठीक है? तो गवर्नमेंट का इन एरियाज़ में रोल होना चाहिए, तभी इनइक्वालिटीज़ को आप खत्म कर पाओगे। ठीक है? तो इंडिया में ना एक एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सोशलिस्ट थिंकर है, राम मनोहर लोहिया। तो उन्होंने 5 जो काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ बताई हैं, 5 तरीके की असमानताएँ बताई हैं समाज में, जिसके अगेंस्ट हमको लड़ना है। तो वो क्या है? इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो पहली चीज़ तो है जेंडर इनइक्वालिटी। तो राम मनोहर लोहिया ने 5 जो इनइक्वालिटीज़ बताई हैं जो सोसाइटी में, तो फर्स्ट जो है इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। इनइक्वालिटी जो स्किन कलर के बेसिस पे होती ना, काला-गोरा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये लड़की काली है, ये लड़का काला है, ठीक है? ये गोरा है और ये गोरी है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा समाज में देखने को मिलता है। ओके। और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। ओके, कास्ट के बेसिस पे इंडिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कि आप इस कास्ट से बिलॉन्ग करते हो तो आपको ये काम करना चाहिए, है ना? जो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। कॉलोनियल रूल जो है कुछ कंट्रीज़ में दूसरे के ऊपर। ओके, मतलब कि कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश ने हमको कॉलोनी बना के रखा था भारत को, तो उसको कहते हैं कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी ना मतलब ऐसा वो ब्रिटिशर्स अपने जो इंडिया को इस तरीके से यूज़ कर रहे थे अपना फ़ायदे के लिए, है ना? कि इंडिया से जो है रॉ मटेरियल ले जा रहे अपने फ़ायदे के लिए, इंडिया को एकदम जो है लोगों को परेशान कर दिया, खूब काम करवा रहे हैं, स्लेवरी वगैरह चल रही है, जो ब्रिटिशर्स दूसरे जगहों पे करवा रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना, तो वहाँ के जो फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, ये लोग ना स्लेवरी सिस्टम भी चलाया करते थे। तो यही जो है ना कॉलोनियल रूल नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक इनइक्वालिटी ये हो गई। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, भई ये तो सबसे ज़्यादा है ना देखने को मिलती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में ना तो ये हो गया। ओके, तो ये 5 तरीके की इनइक्वालिटीज़ बताई हैं राम मनोहर लोहिया ने। तो ये ना सेल्फ एविडेंट आइडिया है आज के, मतलब कि आपको देखने को मिल ही जाएगा, ये हर जगह देखने को मिलती है जो भेदभाव होता है ना। पर राम मनोहर लोहिया के टाइम पर ना, तो उनके टाइम पर ना सोशलिस्ट ना सिर्फ इसी चीज पर आर्ग्यू करते थे, बहुत कॉमन था कि क्लास इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा, जो क्लासेस के बेसिस क्लासेस पे डिवाइडेड थे, इनइक्वालिटी जो है ना इसके अगेंस्ट ही फाइट करना, इसके अगेंस्ट ही स्ट्रगल करना है। अदर इनइक्वालिटीज के बारे में ज्यादा लोग सोचते ही नहीं थे। ठीक है, मतलब वर्कर्स हो गए, वर्किंग क्लास हो गई, या जो प्रॉपर्टी वाले जो बिजनेस क्लास हो गई, इनके बीच में जो 2 क्लासेस क्रिएट हुई हैं, यही इनइक्वालिटी पहले समझा जाता था। जो जेंडर इनइक्वालिटी, स्किन कलर के बेस पे जो इनइक्वालिटी है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, इन सब के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो उस टाइम पर ये वर्ल्ड में मैटर नहीं करता था। वो मानते थे कि अगर जो क्लास इनइक्वालिटी खत्म होगी ना, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब खत्म होगी ना, तो बाकी सारी इनइक्वालिटीज भी खत्म हो जाएंगी, वो लोग ये कहते हैं। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो महिलाओं की कंडीशन उतनी अच्छी होती नहीं, वहां पर भी भेदभाव देखने को मिल जाता था। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी खत्म हो जाए तो फिर बाकी जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी, स्किन कलर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो लोहिया ने आर्ग्यू किया कि हर एक इनइक्वालिटी जो है ना, इंडिपेंडेंट रूट्स हैं इनकी, अलग से जड़ें हैं, जो ये समाज में जो ये जो भेदभाव हो रहा है, ठीक है? इसके अगेंस्ट फॉट करना, इसके अगेंस्ट लड़ना ज़रूरी है सेपरेटली, ठीक है? तो इसी के बारे में बात करते हैं। ये बोलते
ये रेवोल्यूशन की बात नहीं करते हैं, मतलब कि सिर्फ एक रेवोल्यूशन काफी नहीं होगा। इसके लिए ना 5 इनइक्वालिटी तो है, 5 रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, 5 इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए 5 रेवोल्यूशन लगेंगे। इन्होंने 2 और रेवोल्यूशन ऐड कर दिए इस लिस्ट में। रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टी अगेंस्ट अनजस्ट इंक्रोचमेंट ऑन प्राइवेट लाइफ एंड रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस, ठीक है, और फॉर रिनंसिएशन ऑफ वेपन्स इन फेवर ऑफ सत्याग्रह। सिविल लिबर्टीज का मतलब क्या हो गया कि कुछ लोगों को फ्रीडम दी जाती है, ठीक है, जैसे चाइना में ना कोई फ्रीडम फ्रीडम नहीं है। आप जो सोचो वो नहीं कर सकते, मतलब आपको बोलने का ही अधिकार नहीं होता है वहां पर। ओके, तो कुछ फ्रीडम्स की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई ज्यादा इंटरफेयर ना करे, है ना, इसकी बात की जाती है। रेवोल्यूशन नॉन वायलेंस के लिए, एंड जो मतलब कि वेपन्स हथियारों का त्याग करना भी सत्याग्रह के फेवर में, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, 7 रेवोल्यूशन हो गए और सप्त क्रांति हो गए, जिसके बारे में लोहिया बात करते हैं आइडियल ऑफ सोशलिज्म में। ठीक है, तो सोशलिज्म में जो राम मनोहर लोहिया की 5 तरीके की इनइक्वालिटीज है, 7 तरीके के रेवोल्यूशन के बारे में ये बताते हैं। तो सोशलिस्ट एंड लिबरल्स जो है, तो उनकी तरह नहीं, तो बिलीव करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल इनइक्वालिटीज नेसेसरली लिंक्ड है। सोशलिस्ट तो मानते हैं कि भाई पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज जो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, पर लिबरल्स नहीं मानते हैं ऐसा, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट है ना, वो मानते हैं कि ये सब जुड़ी हुई है। ये जो है मेंटेन करते हैं इनइक्वालिटीज इन ईच ऑफ दीज स्फीयर्स शुड बी टैकल्ड अप्रोप्रिएटली। तो लिबरल्स कहते हैं कि भाई जो हर एक इनइक्वालिटी है ना, उसको टैकल करना, अलग से ठीक करना ये ज़रूरी है। डेमोक्रेसी हेल्प कर सकते हैं, लिबरल्स डेमोक्रेसी के बारे में हमेशा बात करते हैं, ठीक है? तो डेमोक्रेसी तो होती है एक लिबरल कंट्री में। तो डेमोक्रेसी हेल्प करेगी पॉलिटिकल इक्वालिटी लाने में, और इसके साथ-साथ जो है ये भी ज़रूरी होता है, एंड उसके साथ-साथ जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ भी देंगे, जिससे हम डील कर सकते हैं सोशल डिफरेंसेस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को। तो लिबरल्स जो है डेमोक्रेसी के बिना तो इनकी बात ही नहीं होती है, ठीक है? तो लिबरल्स जो है डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी लेकर के आएगी, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है। उसके साथ-साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताते हैं कि सोशल डिफरेंसेस को कैसे खत्म करना है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को। प्रॉब्लम जो है ना लिबरल्स के लिए क्या है कि इनइक्वालिटी मतलब कि लिबरल्स के लिए ना सिर्फ इनइक्वालिटी इस तरीके से नहीं, उनके लिए ना क्या प्रॉब्लम है, अनजस्ट और जो घुसी हुई इनइक्वालिटी है ना, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है डेवलप नहीं कर पाते हैं अपनी कैपेबिलिटीज, ठीक है, मतलब इनके लिए ये प्रॉब्लम है। तो जो इनइक्वालिटी जैसे कि एजुकेशन नहीं मिल रही, प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल रही, तो आप किस तरीके से जो अपनी कैपेबिलिटी वगैरह डेवलप कर पाओगे, है ना? आपको जो है प्रॉपर जो है अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जा रही है अपने आप को प्रूव करने की, तो आप किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर पाओगे? तो कैपेबिलिटी अलग चीज हो जाती है ना? तो हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं इक्वालिटी? तो हमने अभी नोट किए कुछ डिफरेंसेस देखी हमने अमंग सोशलिस्ट सोसाइटी के ऊपर फोकस करते हैं। लिबरल्स जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं स्टेट का ज्यादा रोल होता है जो इनइक्वालिटीज वगैरह खत्म करने में, है ना, कुछ चीजें जो है स्टेट के ही कंट्रोल में होना चाहिए। लिबरल्स जो है क्या बात करते हैं कि इंडिविजुअल को जो है इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए इस तरीके से कि जो अपनी कैपेबिलिटीज भी वो डेवलप ना कर पाए। ओके, तो ये अपने-अपने तरीके से बताते हैं किस तरीके से हम गोल ऑफ इक्वालिटी को ला सकते हैं, है ना? पर इन दोनों के भी मेरिट्स, डीमेरिट्स होते हैं, उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की जाती है, वर्ल्ड में डिबेट किया जाता है, ठीक है? जैसे कि अमर्त्य सेन भी एक लिबरल सोशलिस्ट थे, ये दोनों चीज़ों की बात करते थे। तो हमें सोचना होगा कि कौन से प्रिंसिपल और पॉलिसीज जो है जिसके थ्रू हम परस्यू कर सकते हैं, इक्वालिटी को ला सकते हैं। स्पेसिफिकली हमको देखना होगा कि हम अफर्मेटिव एक्शंस लेकर के आए जो कि जस्टिफाइड हो पर पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द इक्वालिटी। तो यहाँ पर देखो आपको अफर्मेटिव एक्शन का नाम दिया है ना, अफर्मेटिव एक्शन जैसे कि 15 आर्टिकल में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करना है, पर एक्सेप्शन भी है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो अगर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो। जैसे कि विमेन्स को जो है कुछ सेफ्टी के लिए, जैसे जो बसेस में सीट्स वगैरह रिजर्व कर दी जाती हैं। ओके, जैसे कि एम्प्लॉय जो
डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करना है, पर इनके लिए जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सीट्स वगैरह रिजर्व कर सकते हो, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो वल्नरेबल सेक्शन है अपने जो सोसाइटी में, आर्टिकल 16 में भी एक्सेप्शन है। ये जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 16 ये कहता है, पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक्सेप्शन है क्योंकि ये क्या एक्सेप्शन है कि एससी हो गए, एसटी हो गए, तो इनके लिए जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी होती है जो इसकी चीज़ों पे कि किस तरीके से जो मतलब अफर्मेटिव एक्शन से रिलेटेड भी कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, इसको भी हम आगे समझेंगे। तो एस्टैब्लिश करना फॉर्मल इक्वालिटी। अब फॉर्मल इक्वालिटी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है ना जो इक्वालिटी लाने के लिए, ऑफ कोर्स एंडिंग फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस। तो क्या होता है कि पहले ना कानून ही ऐसे हैं कि जो भेदभाव कर रहे हैं मेन एंड वुमेन के बीच में, तो फिर क्या करोगे आप, है ना? तो पहले तो आपको ये कानूनों को चेंज करना होगा, फॉर्मल इक्वालिटी लानी होगी कि मेन एंड वुमेन को इक्वल अधिकार दे रहे हैं वो। सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज जो है पूरे वर्ल्ड में जो देखी जाती है, प्रोटेक्टेड बाय कस्टम्स एंड लीगल सिस्टम दैट प्रोहिबिटेड सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एंजॉयिंग द सर्टेन काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिवॉर्ड्स। मतलब कि जो भेदभाव जो हो रहा है ना समाज में, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? कस्टम्स हैं, जो हमारे यहाँ कस्टमरी लॉज चले आ रहे हैं, जो रिलीजन वगैरह से लॉज निकल के आते हैं, जो कानून वो लोग पहले नहीं, रिलीजन का ही कानून चला करता था। ब्रिटिशर्स ने जो है पहले हमारे यहाँ हिंदू कोड देखा, हिंदू जो लॉ थे, ठीक है? उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स में क्या लॉ है, उस हिसाब से फिर उन्होंने न्याय व्यवस्था शुरू की हमारे यहाँ, ठीक है? उस तरीके से सिस्टम को अपना जो कंट्रोल में करने का शुरू किया था उन्होंने। तो पहले तो कस्टम्स ही है, वो ही महिलाओं को जो इक्वल अधिकार नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं दे रहे उनको, जो सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है? उनको जो डिवोर्स गलत तरीके से दिया जा रहा है, ओके? मतलब कि सारे के सारे जो बेस्ड ऐसे कम उम्र में शादी करवा दी जा रही है ना, तो ऐसे कस्टम है और लीगल सिस्टम ही अगर ऐसा है जो भेदभाव कर रहा है, तो फिर कैसे ही आप, तो ये फॉर्मल जो इक्वालिटी लाने के लिए पहले तो इन चीजों को खत्म करना होगा। जो ये कस्टम एंड लीगल सिस्टम ना ये प्रोटेक्ट करते, जो प्रोहिबिट करते हैं कुछ सेक्शन जो सोसाइटी का एंजॉय नहीं कर सकते, कुछ अपॉर्चुनिटीज को, रिवॉर्ड्स को, है ना? पुअर पीपल जो है उनको ग्रांट नहीं किया जा रहा है अगर राइट टू वोट इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। तो पहले ना जब यूएस हो गए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, ठीक है, यूरोप के, तो वहां पर ना वोट देने का अधिकार सिर्फ रिच प्रॉपर्टी मेल को ही था। पहले सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, उनके यहाँ ऐसे कानून थे पहले, ठीक है? तो विमेन्स जो उनको अलाउ नहीं था कि वो कोई भी प्रोफेशन ले सके, एक्टिविटी ले सके, ठीक है? तो विमेन जो है अगर वो आर्मी में जाना चाहती तो उनको अलाउ नहीं है। अगर विमेन जो है रेसर बनना चाहती तो उनको अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर फाइटर मतलब जो फाइटर जेट वगैरह उड़ाना चाहती है या फिर फैक्ट्री में काम करना चाहती है तो उनको अलाउ नहीं है। ठीक है? तो उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो कोई भी अपनी मर्ज़ी से प्रोफ़ेशन ले सकें। कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है वो प्रिवेंट करता है लोगों को जो लोअर कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं कि वो मैनुअल वर्क के अलावा कोई और कर सकें, कोई और काम। है ना? तो कास्ट सिस्टम की वज़ह से जो भेदभाव होता है ना उसकी वज़ह से लोगों को रोक दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। बोला जाता है कि आप इस कास्ट से हो तो आपको यही काम करना चाहिए, है ना? तो ये बर्थ के बेसिस पे जो ये इनइक्वालिटी जो होती है समाज में, ये बहुत ही खतरनाक होती है। कई सारी कंट्रीज़ जो है जहाँ पर ओनली पीपल जो है फ्रॉम सम फैमिलीज़ विल ऑक्यूपाई हाई पोज़ीशन। ठीक है? मतलब कई सारे देश में ऐसा भी होता है कि कुछ फैमिली से ही लोग जो है वही हाई पोज़ीशन में पहुँच सकते हैं। यूके में ना रानी-राजा वाला जो रूल चलता है अभी भी, वहाँ के जो है किंग जो है ना वही हेड होते हैं, फॉर्मल हेड होते हैं मतलब नाम के बस होते हैं। पर जैसे कि प्रेसिडेंट के इक्वल ही मान लो इसको हमारे देश के, ठीक है? पर इस पोज़ीशन में कोई और नहीं पहुँच सकता है। मतलब कुछ पोजीशन जो है रिजर्व कर दी गई है कि इस पोजीशन में तो यही फैमिलीज वाले जाएंगे। ओके, तो ये भी भेदभाव देखने को मिलता है हमारे समाज में। ओके, तो अटेनमेंट ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए सबसे पहले तो ये है कि ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, ये जो प्रिविलेजेस दी गई ना कुछ लोगों को, जो फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा, इसको तो सबसे पहले खत्म करो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। ठीक है, हर एक इंसान को इक्वल अधिकार है, तो पहले तो आप जो कानूनों में चेंज करो। कई सारे जो सिस्टम होते हैं, हेल्थ सेक्शन लॉ, ठीक है, इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट जो है उनको लॉ ऑफ द लैंड जो है ना उसको स्टॉप करना होगा, प्रोटेक्ट करना इन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को।
ठीक है? कि रिलीजन अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ये जो है कानून में बोल दिया। अब ये रिलीजन वाले जो है महिलाओं के साथ में बहुत भेदभाव कर रहे हैं ना कि महिलाएँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, जॉब नहीं कर सकती, घर में बैठना चाहिए। ओके, जो कम उम्र में शादी करवा देते हैं, ओके प्यूबर्टी की एज में और ज़माने भर के कस्टम बना के रखेगी, तलाक हो जाएगा, ओके, जो हस्बैंड सुपीरियर होता है, ये सारे फालतू की चीज़ें बना कर के रखी हैं, तो ऐसे तो पहले हटाओ इन सब चीज़ों को, है ना? तो ये बात होती है कि पहले तो लॉ जो है, जो कानून है गवर्नमेंट के, उनको प्रोटेक्ट करना बंद करना होगा इन चीज़ों को। यही हमारा संविधान करता है। सबसे पहले फॉर्मल इक्वालिटी लाई गई, ठीक है? पहले तो कानून चेंज कर दिए गए, हमारे संविधान में हर एक सिटीज़न को वोट देने का अधिकार दिया गया, सॉरी, वोट देने का अधिकार दिया गया, हर एक सिटीज़न को इक्वली कंसीडर किया गया, ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बिल्कुल नहीं करता है, हर एक सिटीज़न इक्वल है इन द आइज़ ऑफ द लॉज़, ठीक है? ग्राउंड ऑन द रिलिजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो इनके बेसिस पे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान जो है अबॉलिश करते हैं प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 जो है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है ना, पार्ट 3 में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। तो इसमें आर्टिकल 17 है कि प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं कि अनटचेबिलिटी तो सबसे पहले खत्म करो। अनटचेबिलिटी जो छुआ-छूत जो होता था समाज में कि कोई पॉल्यूट हो जाओगे अगर आप किसी इंसान को छुओगे, इस कुएँ से आप पानी नहीं ले सकते वरना पानी ही अशुद्ध हो जाएगा। तो ज़माने भर की बकवास चीज़ें चला करती थी समाज में। तो ज़्यादातर जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट किया है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो कानून जो हो गए हमारे और जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो इन्होंने जो है ट्रीट किया है हर एक सिटीजन को विदाउट एनी रिगार्ड टू कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, हर एक किसी सिटीजन जो है इक्वल है इन द आइज ऑफ द लॉज। ठीक है, तो पहले तो ये जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इन्होंने सभी लोगों को समान नजरों से देखा है। ठीक है, आर्टिकल 14 में बात करते हैं ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान को आप जो है सिमिलर ट्रीट करो। तो इक्वालिटी जो है थोड़ा डिफरेंट भी सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि कोई डिसेबल है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है? कोई बच्चा कमजोर है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि फॉर्मल इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर के आए। सभी लोग कानून की नज़रों में सा जो सेम है। ठीक है, ये नेसेसरी था पर ये सफिशिएंट नहीं है। इतना काफ़ी नहीं है कि आप किताबों में हर चीज़ लेकर के आ गए। कानून आपके अच्छे हैं पर प्रैक्टिस में देखो तो गड़बड़ देखने को मिल रही है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के लिए हमको और भी चीज़ें करनी होंगी। क्या? कि हर एक इंसान को ना डिफरेंटली ट्रीट करना होगा, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि सभी लोग अपने राइट्स को एन्जॉय कर सकें। तो हर एक इंसान को डिफरेंटली भी ट्रीट करना होता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में, उसको ध्यान में रखना होता है। अगर कोई इंसान जो है जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, डिसेबल्ड पीपल हो गए, ओल्ड पीपल होते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम डिमांड कर सकते हैं कि भाई रैंप होनी चाहिए पब्लिक स्पेसेस में। अभी भी हमारे यहाँ देखो ना, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है नहीं कि डिसेबल फ्रेंडली हो। पब्लिक टॉयलेट्स तो वैसे ही गंदे-संदे बिल्कुल बेकार से रहते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टूटा-फूटा डला रहता है ना? रेलवे के ही देख लो, रेलवे में ट्रैवल किया है, कैसे टॉयलेट्स रहते हैं उसके। क्या डिसेबल फ्रेंडली रहते हैं? आपने देखा है कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बना हो? स्कूल वगैरह में आपको रैंप देखने को मिल जाते हैं, जो मॉल वगैरह में। पर क्या ये सारी चीज़ें डिसेबल फ्रेंडली, क्या बसेस वगैरह सब डिसेबल फ्रेंडली है? नहीं है ना? इंडिया में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी चलाया था कि हर एक जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ हो ना, एक्सेसिबल हो, जो डिसेबल पर्सन के लिए, डिफरेंटली एबल्ड भी कहा जाता है इनको, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें होनी, जैसे कि श्रीकांत बोला जी के बारे में उनकी मूवी देखी है ना, तो वो यूएस में देखो ना, हर चीज़ जो फ्रेंडली होती है, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, जिसको दिखता नहीं है, उनके फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, है ना? तो हमारे देश में भी ऐसा ही होना चाहिए कि इक्वल चांस मिले उनको, कि वो बिल्डिंग्स होती हैं, हर जगह जो है एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है? विमेन जो है वर्किंग इन कॉल सेंटर वगैरह में, जो विमेन काम करती हैं नाइट में, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए कि ताकि वो अपने घर सेफली पहुँच पाएँ, है ना? टू एंड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जाके, एंड इक्वल राइट टू वर्क भी देना चाहिए, उनका प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है? ताकि प्रोटेक्ट हो सके। मतलब कि अगर कोई विमेन जो है नाइट शिफ्ट कर रही हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए। कोलकाता केस में क्या हुआ? कोई सेफ्टी नहीं थी। ठीक है, वुमेन की क्या सेफ्टी है? हर एक सेक्टर में देखो तो कुछ ना कुछ कांड होते ही हैं। गलत होता ही है औरतों के साथ में।
कैसे कानून है, कैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, कैसी पुलिस है करप्ट, कैसे पॉलिटिशियंस हैं करप्ट एकदम, है ना? तो देखने को मिलता है हमारे देश में, क्या कर सकते हैं, है ना? तो इनके खिलाफ कोई कुछ बोलता भी नहीं है, कास्ट, जाति इन सब के नाम पे तो वोट्स देते। कभी कोई बात करता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, हेल्थ सेंटर अच्छे होने चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करे, हेल्थ की सर्विसेज़, वुमेन की सेफ्टी होनी चाहिए। स्किल प्रोवाइड करें, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, इस मुद्दे पे कोई वोट नहीं करता। फ्री की चीज़ें कौन कितनी बाँट रहा है, उस पे चीज़ों पे वोट कर देते हैं। कास्ट का है, रिलिजन का है, इस नाम पे वोट कर देते हैं। है ना? तो देखने को मिलता है, वही रियलिटी है। तो अगर जो है ये सब नहीं होता है ना कि एक्सेसिबल जो चीज़ें हों सारी की सारी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का हो, डिफरेंटली एबल्ड के फ्रेंडली हो, वुमेन जो है उनका प्रोटेक्शन हो, ओके, उनको सेफ्टी के साथ वो अपने मतलब कोई रात में ट्रैवल कर ही नहीं सकती लड़की, सेफ है ही नहीं, घर से बाहर निकलो, डर लगता है ना? कब क्या हो जाए? ओके, तो इन्फ्रिंजमेंट होता है इक्वालिटी का, ठीक है? अ, मतलब जो स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ना, जैसे डिसेबल पीपल हो गए, वुमेन हो गए जिनको सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, या फिर जो ओल्ड पीपल हो गए या फिर बच्चे हो गए, तो इन लोगों को अगर कुछ स्पेशल सपोर्ट, जो मार्जिनलाइज सेक्शन हो गए, कम्युनिटी जो हो गई, उनको अगर स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको आपको ये नहीं मानना है कि इनइक्वालिटी हमारी, भाई इक्वालिटी वाली वैल्यू का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है? आप समानता के साथ भी सबको ट्रीट नहीं कर रहे। तो इसका मानना ऐसा नहीं है, इसको ये मानना चाहिए कि भाई इक्वालिटी को हम और अच्छे से लेकर के चल रहे हैं, हम अपने समाज में इक्वालिटी लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कंपटीशन की बात करते हैं ना, तो ये जो है मास्टर जी है, ये कह रहे हैं कि फेयर सिलेक्शन के लिए आप सभी लोगों को सेम टेस्ट देना होगा, ठीक है? सभी लोगों को पेड़ पे चढ़ना है। ये बंदर है, ये बिल्ली है, खरगोश है, ठीक है? ये पक्षी है, ठीक है? तो मेंढक है, मछली है, हाथी है, सबको पेड़ में चढ़ना है। ये कोई बात है? कोई बिना सर पैर की बात हो गई है ना? सबकी अलग-अलग कैपेबिलिटी है। ओके, तो इस तरीके से आप नहीं ले सकते, तो इक्वालिटी को इस तरीके से नहीं लेकर के चल, ठीक है? तो इक्वालिटी के लिए अलग से सपोर्ट वगैरह चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस, कौन से डिफरेंसेस हैं जो कि हिंडर करते हैं, जो असेस टू इक्वल अपॉर्च्युनिटी, मतलब इक्वल अपॉर्च्युनिटी लोगों को नहीं मिल रही है, क्या-क्या जो रुकावटें आती हैं? किस तरीके की पॉलिसीज़ जो है हमको लेनी चाहिए ताकि जो है इन रुकावटों को हम खत्म कर सकें, जो कि आ रही हैं, ठीक है? तो आज ना हर सोसाइटी में ये डिबेट डिस्कशन किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ यूज़ करते लेकर के आते हैं, अफ़र्मेटिव एक्शन लेकर के आते हैं ताकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी ला सकें। आपसे इक्वालिटी का क्वेश्चन पूछेंगे तो अफ़र्मेटिव एक्शन ज़रूर मेंशन करना, ठीक है? तो इक्वालिटी लाने के लिए अफ़र्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं। हमारे देश में भी जो है पॉलिसी ऑफ रिज़र्वेशन लाई गई। हम नेक्स्ट सेक्शन में जो है अभी अटेम्प्ट करेंगे कि अंडरस्टैंड कर सकें हम जो अफ़र्मेटिव एक्शन का आइडिया है। ठीक है? तो इक्वालिटी में अफ़र्मेटिव एक्शन का जो आइडिया है ना उसको हम समझेंगे। जो इश्यूज़ रेज़ किए जाते हैं स्पेसिफिक पॉलिसीज़ जो हैं उसमें, तो इश्यूज़ क्या-क्या आते हैं। तो अफ़र्मेटिव एक्शन इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो सफिशिएंट नहीं है फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ बस लाना। ठीक है, आपने कानून में लिख दिया कि सभी लोग समान हैं। क्या समाज में सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है प्रोहिबिट है, पता है आपको? जो इंसानों से जो सीवेज वगैरह साफ करवाया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। 1993 का भी एक्ट था, फिर बाद में भी इसको कानून में चेंजेस किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिनकी इस तरीके से डेथ हुई है, तो उनको जो है मुआवज़ा देना 10-10 लाख का। पर कानून तो है भई, पर इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे ना, इसको जो है फ़ोर्स में तो नहीं ला रहे, सारा का सारा करप्शन है। जबकि सारी की सारी गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं आजकल साफ़ करने के लिए सीवेज वगैरह, फिर भी इंसानों से करवाया जा रहा है, कास्ट के बेसिस पे ये सब जो चल रहा है ना समाज में, तो क्या ही बोल सकते हैं। तो अफ़र्मेटिव एक्शन में सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी नहीं, दूसरी इक्वालिटी की भी बात करते हैं। फॉर्मल इक्वालिटी लाए आप, अच्छी बात है। उसके बाद में सेकंड चीज़ हमको अफ़र्मेटिव एक्शन लाना पड़ता है। जब हम एलिमिनेट करना चाहते हैं इनइक्वालिटीज़ को, जब हम समाज में जो असमानता है उसको खत्म करना चाहते हैं, जो डीपली रूटेड है, एकदम ना जड़ें एकदम घुसी हुई है समाज में इसकी। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ पॉज़िटिव मेजर्स लिए जाएँ ताकि मिनिमाइज़ कर सकें और एलिमिनेट कर सकें जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है ना उसको। ओके, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म है, कई सारी पॉलिसीज़ ली जाती हैं अफ़र्मेटिव एक्शंस में, जो कि डिज़ाइन की जाती हैं, जो क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट जो है ना पास्ट इनइक्वालिटीज़ का, उसको कम किया जा सके, उसको सही किया जा सके।
मतलब कि जो बढ़ रही है, जो इनइक्वालिटी जो है पास्ट से बढ़ती आई है, उसको खत्म कैसे किया? अफर्मेटिव एक्शंस में ना कई तरीके के होते हैं, ठीक है? तो कई सारे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जिया दिया जा रहा है, जो स्पेंडिंग ऑन फैसिलिटीज फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटी, कुछ प्रेफरेंसेस दिए जो कुछ ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जैसे कि रिजर्वेशन दे देते हैं, ठीक है? उनको पहले जॉब मिल जाएगी। ओके, स्कॉलरशिप दे देते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं ना, जो पुअर बच्चे होते हैं, ठीक है? जो गरीब होते हैं, जिनकी फैमिली में उनको सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि विमेन जो है, लड़कियाँ होती हैं, उनको पढ़ाई वगैरह में उतना सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली का, तो उनको आप स्कॉलरशिप दे सकते हो। आदिवासी कम्युनिटी के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल शुरू किए गए, हॉस्टल वगैरह। तो वैसे ही हॉस्टल हो गया, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन दे सकते हैं, मतलब एडमिशन इनका पहले हो जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो कुछ जो है एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है, उनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है एजुकेशनल सेक्टर में, जॉब में, ठीक है? हमारे देश में ना हमने अडॉप्ट किया है पॉलिसी ऑफ कोटास। तो हमारे यहाँ कोटा की पॉलिसी जो है रिजर्व्ड सीट की एजुकेशन में, ठीक है? एजुकेशन हमारे संविधान में ना 2 तरीके की जो चीज़ें काउंट की जाती थी, क्या? एजुकेशनली बैकवर्ड एंड सोशली बैकवर्ड। हमारे जो संविधान में जो है इकोनॉमिकली का क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि इकोनॉमी के बेसिस पे अगर देखते ना, तो कोई भी जो है देखने को मिलता, आपको कोई ना कोई गरीब मिल ही जाता। अगर किसी के पास में स्कूटर है तो किसी के पास में कार है, तो रिलेटिवली कोई ना कोई गरीब देखने को मिल ही जाता है। इसके पास में 2 मंजिल मकान है, इसके पास में 3 मंजिल मकान है, तो ये अपने आप को गरीब समझेगा। तो इकोनॉमी का क्राइटेरिया नहीं था, ठीक है? एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड लोगों को ही रिजर्वेशन का प्रोविजन था हमारे संविधान में। पर ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया 103rd कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 2019 में, ठीक है? तो इसमें भी 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। आज के टाइम पर हमारे देश में कितना रिजर्वेशन है? तो एसटी को दिया जाता है 7.5% रिजर्वेशन, ठीक है? और एससी को दिया जाता है 15% रिजर्वेशन, ओबीसीज को दिया जाता है 27%, और जो ईवीएस, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमी के बेसिस पे नया लाया गया, तो ये जो है 10% दिया जाता है। तो आज के टाइम पर 59.50% रिजर्वेशन पहुंच सकता है। जबकि 1992 में इंदिरा सहानी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% से ज्यादा जो है नहीं बढ़ना चाहिए रिजर्वेशन। पर हमारे यहाँ तो हमारी जो सोसाइटी है, जो नेता लोग हैं, वो रिजर्वेशन के बेसिस पे ही वोट गैदर करते हैं। अब तो और ज़्यादा जो कास्ट की बेसिस पे रिज़र्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो गलत चीज़ है ना। अब जो बेसिक चीज़ है, वो जो मतलब कि जिसकी वज़ह से जो बीमारी हुई है समाज में, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हो कि भाई एजुकेशन अच्छी कर दो, हेल्थ सर्विसेज़ अच्छी कर दो, जो स्किल वग़ैरह प्रोवाइड करो लोगों को कि ये रिज़र्वेशन की चिकल्लत हो ही ना, है ना? पर नहीं, ये सब नहीं करना है, सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करना है। इनको बस रिज़र्वेशन के नाम पे जो सोसाइटी को डिवाइड करके करना है बस, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जाती है। ठीक है? तो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी डिप्राइव्ड ग्रुप्स को, है ना, रिजर्वेशन सीट में प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन में जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी जो डिप्राइव्ड ग्रुप होते हैं ना उनको। एंड इसका भी ना डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट होता है, यही कि रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं। आप रिजर्वेशन दे सकते हो, पर उसके साथ-साथ आपको एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना ज़रूरी है समाज में। वरना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दंगे होते रहेंगे समाज में, ठीक है? तो पॉलिसी अभी जो बांग्लादेश में भी देखने को मिला, ये रिज़र्वेशन का ही इश्यू था वहाँ पर। जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बच्चों को भी रिज़र्वेशन दिया जा रहा था। तो उसकी वजह से यूथ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए थे। तो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, जो कोटा वाली, तो उसको डिफेंड किया जाता है ऑन द ग्राउंड कि कुछ ग्रुप्स जो है विक्टिम्स रहे हैं सोशल प्रेजुडाइज के, डिस्क्रिमिनेशन की, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन एंड सेग्रीगेशन। तो यही बोला जाता है कि पास्ट में इनके साथ में बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है, इनको जो है समाज में बहुत ज्यादा सहना पड़ा है, भेदभाव हुआ है इनके साथ में, ठीक है? इनको अलग थलग छोड़ दिया गया था, तो अब थोड़ा सपोर्ट करना ठीक है। और इनिशियली जो हमारे संविधान बनाने वाली थी ना, उन्हें सिर्फ 10 साल के लिए जो है रिजर्वेशन दिया था। फिर इसको जो है हर साल जो मतलब हर 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है? ये जो रिजर्वेशन था, ओके? और ये तो बाद में ऐड किया गया, मंडल कमीशन आया था 1989 में, ठीक है? इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 1992 में, तो ओबीसी को फिर रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है? तो कम्युनिटीज़ जो हैं जो सफ़र करती हैं पास्ट में, उनको ना डिनाय किया गया है, इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती थी, कास्ट के नाम पर भेदभाव हुआ करता था ना, उनको जो है ढंग की चीज़ें नहीं मिलती थी, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता था, वो compete कैसे कर सकती हैं दूसरों के साथ में इक्वली,
ठीक है, जिनके साथ में खूब भेदभाव हुआ, तो वो इक्वली कैसे, एक बच्चा है कि अच्छी खासी एजुकेशन मिली है उसको, तो वो कम्पीट कर रहा है इस एग्ज़ाम में, ठीक है? एक बच्चा है कि भाई वो पढ़ भी नहीं पाता, वो जो है मतलब कि उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली वो जो है ऐसे ही अपने मन से थोड़ा बहुत बस पढ़ के आ गया, ठीक है? तो कैसे कम्पीट कर सकते हैं ये लोग? ये जो है अच्छी खासी एजुकेशन वाला ये नहीं, तो दोनों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए ना, ढंग की एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो हम क्रिएट करना चाहते हैं एक एगैलिटेरियन सोसाइटी जहाँ पर इक्वालिटी हो, जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है? तो हमको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन एंड हेल्प भी देते हैं हम कुछ लोगों को। स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे कि टेम्परेरी एंड टाइम बाउंडेड मेजर होता है कि कुछ टाइम के लिए सपोर्ट दिया गया है, पर नेता लोग तो नेता हैं, है ना? तो वो लोग तो वोट के नाम पर कुछ भी करने तैयार रहते हैं। तो ये माना जाता है कि स्पेशल जो कंसिडरेशन है ना, उससे कम्युनिटीज़ जो है ओवरकम कर पाएँगी, जो उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज रहा है ना, उनके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव सहना पड़ा, उन जो है इक्वली वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो उनको कुछ सपोर्ट दे देंगे, तो वो इक्वली कम्पीट कर पाएँगे दूसरों के साथ में, ठीक है? पॉलिसीज़ जो होती है अफर्मेटिव एक्शन की सपोर्ट करते हैं, फॉर मेकिंग सोसाइटी को ज़्यादा इक्वल बनाएँगे हम और ज़्यादातर थ्योरिस्ट ना यही आर्ग्यू करते हैं। कि भई हमें सोसाइटी को इक्वली लेकर के आना है, इक्वल बनाना है। तो एक क्वेश्चन आता है वेदर ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली कैन एवर लीड टू ग्रेटर इक्वालिटी। तो ये क्वेश्चन आता है सामने कि भई आप जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, जो डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हो लोगों को, तो क्या इससे ज़्यादा इक्वालिटी आएगी समाज में? क्रिटिक भी होते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के, जो ये अफर्मेटिव एक्शन कह सकते हो आप इसको, ठीक है? अफर्मेटिव एक्शंस हो गए। और इसको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो रिज़र्वेशन की पॉलिसीज़ है, तो इसके ना क्रिटिक भी होते हैं कि इसको जो है अपोज़ करने वाले भी होते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि भाई आप जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लेकर के चल रहे हो, उसके अगेंस्ट जो है आर्ग्यू किया जाता है ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ना, तो वो मानते हैं कि जो पॉलिसी प्रोविज़न जो है रिज़र्वेशन के और कोटा दिए गए हैं, इसकी वज़ह से डिप्राइव हो रहा है एडमिशन फॉर हायर एजुकेशन और जॉब्स इन अ फेयर एज़ इट इज़ आर्बिट्रेरी डिनाइज़ अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विथ देयर राइट्स ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। मतलब कि इससे क्या हो रहा है कि आप कुछ सीट्स रिज़र्व कर रहे हो जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसकी वज़ह से कुछ सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनको इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। उनको जो है आप ज़बरदस्ती जो है, उनके साथ में भेदभाव कर रहे हो, ठीक है? तो ये आर्ग्यू किया जाता है अगेंस्ट रिजर्वेशन, ठीक है? तो जो ये जो रिजर्वेशन मेंटेन किया जा रहा है ये फॉर्म ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। तो क्रिटिक क्या बोलते हैं कि भाई ये तो आप जो है ये क्या कर रहे हो आर्बिट्रली डिनाई कर रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो, लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। पहले जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ में तो अब इनके साथ में आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो दोबारा से, ठीक है? तो ये कंटिन्यू प्रैक्टिस चली आएगी। तो अगर आप ये रिज़र्वेशन वाली ये प्रैक्टिस चला रहे हो, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को रिजेक्ट कर रहे हो, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है? इक्वालिटी में क्या होता है, हर एक पर्सन को ट्रीट करना है अलाइक और जो है डिस्टिंक्शन बन करना है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड कलर। वी आर लाइकली टू रीइंफोर्स द कास्ट एंड रिलीजन। मतलब इक्वालिटी में सभी लोगों को समानता के साथ में ट्रीट करना होता है। पर आप जो ये भेदभाव कर रहे हो, आप कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, ये सब जो भेदभाव कर रहे हैं ना, कास्ट के नाम पर, कलर के नाम पर, तो इसकी वजह से जो आप दोबारा से कास्ट और रेशियल प्रेजुडाइसेस लेकर के आ रहे हो, जो पहले से मान्यताएँ थी ना, जजेस प्री जज कर लेते हैं लोगों को और फिर उनके साथ में अन्याय होता है। तो ये दोबारा से आप लेकर के आ रहे हो, ठीक है? तो इसके लिए थ्योरिस्ट जो है ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अलग करो जो कि हमारी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, सोशल डिस्टिंक्शंस। तो इसके पीछे का जो ये जो डिबेट हो रही है ना कि भाई रिजर्वेशन लेकर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो इसके अगेंस्ट ना एक रिलेवेंट चीज़ भी होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ भी होती है कि हमको डिस्टिंक्शन करना होगा कि इक्वालिटी को गाइडिंग प्रिंसिपल लेकर के चलो आप स्टेट पॉलिसी में, ठीक है? स्टेट कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उनका जो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? इक्वालिटी, ठीक है? समाज में समानता भी रहे, भेदभाव ना हो किसी उसके साथ-साथ इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल आप इनको जो समानता लाने के चक्कर में ऐसा ना हो, इक्वालिटी लाने के चक्कर में कि आप जो इक्वल राइट्स है इंडिविजुअल के उसको वायलेट कर रहे हो। इंडिविजुअल है उनके पास में राइट है कि वो इक्वल कंसिडरेशन हो लोगों के पास में एडमिशन का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट में। बट कॉम्पिटिशन फेयर होना चाहिए, ठीक है?
तो हर एक इंसान जो है उसके पास में इक्वल राइट है कि भाई वो कम्पीट कर सके और अपना जो है पोज़ीशन जो है हासिल कर सके, है ना? एग्ज़ाम में तो सभी लोग बैठते हैं, जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो ऑफ़िसर बन जाता है। तो वो कॉम्पिटिशन फ़ेयर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में धाँधलेबाज़ी हो रही हो, ठीक है? चीटिंग हो रही हो, पैसे से बिक रही हो सीट। तो समटाइम्स जब कॉम्पिटिशन ना लिमिटेड सीट के लिए होता है और जॉब्स के लिए होता है, तो डिप्राइव्ड हो जाते हैं स्ट्रेटा में भी एट डिसएडवांटेज। मतलब कि सीट तो सीट समझो आप 1000 है, पर इसके लिए कम्पीट कर रहे हैं 1 लाख लोग, ठीक है? यही पोज़ीशन देखने को मिलती है हमारे यहाँ सोसाइटी में कि एम्प्लॉयमेंट जॉब्स कम निकलती हैं गवर्नमेंट की, पर उसके लिए फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, ठीक है? तो इसकी वज़ह से क्या होता है, जो डिप्राइव्ड स्ट्रेटा रहता है ना, जिनके साथ में जो हिस्टोरिकली इंजस्टिस हुआ है, ठीक है? तो वल्नरेबल जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के, तो उनके वो ना डिसएडवांटेज में हो जाते हैं, उनको जो है फिर मिलता नहीं है पोज़ीशन यहाँ पर। तो इसलिए कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो हैं, जिनके पेरेंट्स और एंसेस्टर जो हैं इलिटरेट थे, वेरी डिफरेंट थे फ्रॉम मतलब कि दूसरे एजुकेटेड फैमिली से, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर, उनके पेरेंट्स हो गए, उनके जो दादा-बब्बा थे, ठीक है? बब्बा-दादी थे, उनके जो माता-पिता हैं, ठीक है? तो वो एजुकेटेड नहीं है। इनके बच्चे फर्स्ट जनरेशन में अब इनकी एजुकेशन शुरू हुई कि इस इंसान ने अच्छे से पढ़ाई की और इसने जो आगे लेकर के चल रहा है। इसके पेरेंट्स वगैरह ये सब इलिटरेट थे और एक फैमिली है कि भई जो ऑफिसर थे पापा भी, दादा भी, सब कुछ अच्छी खासी पढ़ी-लिखी फैमिली है इनमें। तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों में, ठीक है? तो इसमें डिफरेंस किया किया जाता है और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट जनरेशन वालों को। ओके, फर्स्ट जनरेशन लर्नर आप समझ रहे हो ना? तो मेंबर्स जो है एक्सक्लूडेड ग्रुप के, जिनको मतलब जो एक्सक्लूड मतलब कि पहले सोसाइटी में जिनको छोड़ दिया गया था, चाहे वो दलित हो, विमेन हो और दूसरी कैटेगरी के हो, वो डिजर्व करते हैं नीड्स कुछ स्पेशल हेल्प की, ठीक है? विमेन के साथ भी बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं होता विमेन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, बाकी सारी कैटेगरीज़ के लिए होता है, जैसे कि डिसेबल पर्सन जो होते हैं ना, स्पेशली जो एबल्ड होते हैं, उनको स्पेशल जो कैटेगरी में जो सीट्स होती हैं उनकी पीडब्ल्यूडी वाली, ठीक है? उनके लिए अलग कट ऑफ जाता है। इसलिए ना स्टेट जो है ऐसी सोशल पॉलिसीज़ लाकर लाता है कि हर एक इंसान को जो है इक्वल फेयर चांस मिले compete करने का, है ना? अगर जो वल्नरेबल है तो उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर डिबेट करने को बोला है पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उसको एक्सटेंड कर दिया गया एडमिशन टू प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आईआईटीज वगैरह और दूसरे जो हैं इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के आते हैं, ठीक है? तो इसमें तो जो अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसीज जो है रिजर्वेशन वगैरह उसको जो है लागू कर दिया गया है। क्या ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट वाले हैं उसमें भी कर देना चाहिए? तो इसमें आज डिबेट करने को बोला है। तो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी कर सकते हैं कि वैसे ही प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फीस बहुत हाई होती है ना? तो आप कर भी दो तो फिर लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं ना, अगर वो इंसान जो है पुअर बैकग्राउंड से, पुअर फैमिली से है, तो वो लोग कैसे अफोर्ड कर पाएँगे? तो कुछ सपोर्ट, कुछ स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन दिया जाता है, जो जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें। तो एजुकेशन के स्पेयर में और हेल्थ केयर जो है ना इंडिया में, इसमें जो है बहुत कम ही किया गया है डिप्राइव्ड पॉपुलेशन के लिए। ओके। मतलब कि अभी भी देखो ना तो एजुकेशन हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है स्कूल एजुकेशन में, बढ़ती जा रही है ये जो इनइक्वालिटीज़ है ना, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। ओके, और जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता। ऐसा नहीं है पैसा नहीं मिलता। गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनमें बहुत पैसा आता है, पर जो टीचर्स होते हैं ना वो करप्ट हो जाते हैं। वो लोग ढंग से यूटिलाइज़ ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है कि इन बच्चों के लिए जो ढंग की चीज़ें रखें, है ना? ऐसा नहीं सारे टीचर्स बुरे होते, पर कुछ होते हैं ऐसे, ठीक है? कई सारे जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं रूरल एरियाज़ में, अर्बन स्लम्स में, ठीक है? मतलब कि झुग्गी-झोपड़ी में जो रहते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं गाँव वगैरह में, तो उनको बहुत कम चांस मिलता है कि वो स्कूल अटेंड कर सकें। उड़ीसा में ना कई सारी ऐसी ट्राइब हैं जिनके बच्चे जो हैं नदी तैर के और ठीक है? और जंगल से निकल के स्कूल जाते हैं। मतलब इतना खतरनाक रास्ता कि पेरेंट्स को कितनी चिंता होती होगी अपने बच्चों की, है ना? उनको प्रॉपर कनेक्टिविटी भी नहीं है स्कूल तक। ओके, तो उनको ज़्यादा चांस नहीं मिलता है। अभी भी हमारे देश में ऐसे-ऐसे एरियाज़ ना, आप न्यूज़पेपर पढ़ो आपको पता चलेगा, ठीक है? तो जहाँ पर बच्चे जो हैं स्कूल भी अटेंड नहीं कर पाते, उनको ज़्यादा मिलता नहीं है, ठीक है? उनको चांस नहीं मिलता और उनके जो स्कूल होते हैं वो ज़्यादा ऑफ़र करते नहीं उनको, कंपेयर टू दूसरी जो एलीट स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल वगैरह, उनमें अच्छी खासी फैसिलिटी रहती है। आप लैब देखा है गवर्नमेंट स्कूल में?
ठीक है? लैब नहीं रहता, साइंस लैब भी। ओके, ना कंप्यूटर वगैरह ढंग से यूज़ करवाए जाते हैं। गवर्नमेंट पैसा देती है पर सब करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। इनइक्वालिटीज़ हैं जो देखने को मिलती हैं, चिल्ड्रन जो एंटर करता है स्कूल में, वो उसको चांस ही नहीं मिल पाता है कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह इम्प्रूव कर सके और अच्छी जॉब मिल सके उसको, है ना? मतलब जब नींव ही कमज़ोर होगी तो आगे चल के कैसा ही फिर बिल्डिंग बनेगी। है ना? तो जब देखें बेसिक एजुकेशन ही अच्छी नहीं दी जाती, जबकि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 ए में जो है एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 ए जो है ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2002 में, है ना? तो स्टूडेंट जो उनको बहुत ज़्यादा हर्डल फेस करते हैं एडमिशन जो हो सके उनका प्रोफेशनल जो कोर्सेज़ होते हैं ना एलीट प्रोफेशनल कोर्सेज़ में वुमेन को तो एक बोला जाता है कि स्टेम जो है ना उसमें वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि जो है लड़कियों को उस फील्ड में जाने ही नहीं दिया जाता है। ओके, तो इस फील्ड में भी जो है अगर देखें साइंस के एक्सपेरिमेंट वगैरह चीजें कहाँ होती हैं गवर्नमेंट स्कूल में ढंग की। ठीक है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर जाएं तो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता एडमिशन लेने में, है ना? तो उनके पास में बेसिक चीजें भी नहीं होती कि वो पे कर सके स्पेशल कोचिंग वगैरह, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस इतनी ज्यादा ज्यादा फीस लेते हैं, है ना? तो जो फीस होती है प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बहुत हाई होती है, लोग अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाते। और अगर देखो हमारे यहाँ ना पीएचडी भी करा हुआ इंसान जो है, ठीक है? तो उसको भी गारंटी नहीं है कि जॉब मिल जाएगी। हमारे इस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम है, ठीक है? कि मतलब इंडस्ट्री रेडी जो चीज़ें हम तैयार करके देते ही नहीं हैं। ओके, जब कंपनी में जॉब करोगे तो दोबारा से आपको वो ट्रेनिंग देंगे, फिर आप उनके यहाँ काम करते हो। तो compete नहीं कर पाते हैं वो बच्चे इक्वल टर्म्स में मोर प्रिविलेज्ड सेक्शन से। एक बच्चा है कि भई उसको प्रॉपर घर में सारी फैसिलिटी मिली है, उसके पेरेंट्स ने हर चीज़ उनको दी है, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिली है। एलीट स्कूल से एक बच्चा है जो गवर्नमेंट स्कूल में जैसे-जैसे अपनी पढ़ाई करके आया, उसके पास में बैकअप भी नहीं है फैमिली का, ठीक है? पैसे वगैरह भी नहीं है और ये जो है उसी कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं ये दोनों। तो ये इसको आसानी से मिल जाएगा पर इसके पास में पैसे नहीं है और सपोर्ट नहीं है तो कहाँ से कर पाएगा? है ना? तो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है जिसकी वजह से हिंडर कर देते हैं परस्यूट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हम नहीं अचीव कर पाते हैं, इसकी वजह से रुकावटें आती हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ की वजह से। इसलिए इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ को हमको खत्म करना है, कम करना है, ठीक है? ज़्यादातर थ्योरिस्ट जो होते हैं, इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। तो क्या गोल नहीं है तो ये जो जिस भी चीज़ की बात करते हैं ना, तो ये नहीं कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी की बात नहीं करते। ये लोग ऐसी पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि स्टेट ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के चले कि परस्यू कर सकें हम इस गोल को, है ना? मतलब कि गोल तो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी लाना है, पर ऐसी पॉलिसीज़ भी तो ले स्टेट की इक्वल अपॉर्चुनिटी हम ला पाएँ। शुड स्टेट स्टेट को क्या रिज़र्व कर देनी चाहिए सीट्स डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लिए और इनको जो है स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि ताकि वो अपना टैलेंट और स्किल को डेवलप कर सकें अर्ली एज में, है ना? तो पहले ही तो ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करें क्या स्टेट, है ना? तो ये बात की जाती है। तो अ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं डिप्राइव्ड? कौन पर्सन है जिसको डिप्राइव्ड हम कह सकते हैं? ओके, क्या हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया ले सकते हैं डिप्राइव को यूज करने का कि कोई गरीब है तो उसको हम डिप्राइव करेंगे, या फिर हम सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं, जो कास्ट सिस्टम की वजह से जो लोअर कास्ट से होते हैं उनको डिप्राइव करेंगे हमारे देश में, ठीक है? तो उसको डिप्राइव कहेंगे हम, या फिर जो सोशल पॉलिसीज है, मतलब कि ये नहीं चीज़ों पे डिबेट किया जाता है कि हम डिप्राइव किसको कह सकते हैं, सपोर्ट किसको कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने सालों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से सोशल इनइक्वालिटीज़ को खत्म कर सकते हैं। तो लोग ही हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिबेट करते हैं। अल्टीमेटली पॉलिसीज़ हमें चूज़ करना होगा, ठीक है? ताकि हम जस्टिफाइड कर सकें, मतलब सोसाइटी को इगैलिटेरियन बना सकें और फेयर कर सकें। तो वही बात है। चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन मार्क लगता है कि किसको डिप्राइव कह सकते हैं, किसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ओके कितने टाइम के लिए प्रोवाइड करना है, ये सब डिबेट होते रहते हैं और किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी को इगैलिटेरियन सोसाइटी बना सकते हैं। तो इन इश्यू ऑफ इक्वालिटी को हमने देखा, ठीक है? हमने डिस्टिंक्शन भी देखा कि जो ट्रीटिंग किस तरीके से लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। ओके, हर एक इंसान को आइडेंटिकल मैनर में, है ना? ट्रीट करना है एवरीवन इन आइडेंटिकल मैनर, ट्रीटिंग एवरीवन एज़ इक्वल, तो ये भी देखा हमने। फिर बाद में हमने समझा कि
कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है, ठीक है? इन केसेस ऑफ प्राइमरी कंडीशन तो मतलब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। डिफरेंशियल और स्पेशल ट्रीटमेंट जो होता है, इसको कंसीडर किया जाता है ताकि हम जो गोल है ना इक्वालिटी को उसको अचीव कर सकें। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों को दिया जाता है। बट इसके लिए हमको जस्टिफिकेशन भी लेकर के ना केयरफुल रिफ्लेक्शन देखना होता है। क्योंकि अगर हो सकता है कई लोग ना डिसेबल होने का नाटक भी करते हैं, झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं पैसे देके करप्शन करके और फिर वो लोग सीट ले लेते हैं उनकी, तो बहुत ही गलत चीज़ है सोसाइटी में देखने को मिलती है ये, है ना? तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए किया जा रहा है, वो पार्ट है इन पार्सल है कास्ट सिस्टम का एंड प्रैक्टिसेस जैसे कि अपार्थाइड थी, लिबरल्स लिबरल्स ना इसको क्या बोलते हैं कि हम डेविएट हो रहे हैं किससे? फ्रॉम आइडेंटिकल नॉर्म ऑफ आइडेंटिकल ट्रीटमेंट से। मतलब कि ये डिफरेंटली ट्रीट करना, लोगों के साथ में भेदभाव करना, ये सब तो कास्ट वगैरह सिस्टम का पार्ट था ना पहले। तो वही तरीके से हम डिफरेंस अब फिर से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस जो है जैसे कि अपार्थाइड था लोगों को अलग-अलग ट्रीट करना। तो लिबरल्स ना इसको बोलते हैं कि आप जो है अपने गोल से ही भटक गए हो। आप जो है जो फिर से जो नॉर्म है ना आइडेंटिकल ट्रीटमेंट का, उसको फॉर्म कर रहे हो। ठीक है? तो इसके बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बात की गई है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जस्टिफाइड है क्या ये जस्टिफाइड है वर्किंग वुमेन जो है रिसीव कर रही है मैटरनिटी रिलीफ ये जस्टिफाइड है हाँ भाई सही है आर्टिकल 42 है संविधान का वो कहते हैं मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना वुमेन को ठीक है स्कूल जो है स्पेंड कर रहे हैं मनी कुछ स्पेशल इक्विपमेंट लेने के लिए जो विजुअली चैलेंज है जिन बच्चों को जो है दिखाई नहीं देता उनके लिए तो सही है भाई सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को गीता प्ले करती है ब्रिलियंट बास्केटबॉल अच्छा खेलती है गीता इसलिए स्कूल जो है बिल्ड कर रहे हैं एक बास्केटबॉल कोर्ट फॉर हर ताकि वो डेवलप कर सके अपनी स्किल्स को फर्दर। ये तो अलग ही ट्रीटमेंट हो गया, सभी लोगों के लिए होना चाहिए ना बास्केटबॉल, सिर्फ एक ही प्लेयर के लिए थोड़ी होना चाहिए, है ना? तो जीत के पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि जीत जो है टर्बन पहने स्कूल में और इरफान के पेरेंट्स चाहते हैं कि वो प्रे करे फ्राइडे आफ्टरनून में ठीक है तो स्कूल जो है वो स्कूल जो है इंसिस्ट ना करे दैट जीत जो है हेलमेट पहने वाइल प्लेइंग क्रिकेट एंड इरफान इरफान के टीचर जो है उनसे पूछे मतलब इरफान की देखो जीत के पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया आपको ना ये जो टर्बन पहनना पड़ेगा टर्बन शॉर्ट मतलब कि पगड़ी होती है ना वो जो पंजाबी लोग पहनते हैं, है ना? तो वो पगड़ी जो होती है ना, तो वो कह रहे हैं कि इसको पहनने दो स्कूल में, ओके, पर जीत जो है हेलमेट नहीं पहन सकता क्रिकेट के टाइम पर क्योंकि उसको तो टर्बन पहननी होती है ना? तो वो टर्बन की वजह से हेलमेट नहीं पहन सकता, तो स्कूल को इसको अलाउ करना चाहिए। और जो है इरफान जो है उसको फ्राइडे को प्रेयर करनी है, तो इरफान के टीचर को जो है उसको जो है एक्स्ट्रा क्लास देनी चाहिए फ्राइडे के टाइम पर क्योंकि सॉरी जो टीचर जो है उसको बोले ना कि आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना है क्योंकि उसको फ्राइडे को प्रेयर करनी होती है तो क्या ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है नहीं भाई ये गलत चीज है और हमारे यहाँ अलग है जो पगड़ी वगैरह जो पहनी जाती है ना वो सब हमारे यहाँ अलाउड है पंजाबियों के लिए तो वो ठीक है ओके क्योंकि वो कानूनी है वो सब जो अलाउ होता है पर ये गलत चीज हो जाती है अगर जो है हमारा देश उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हमारे यहाँ चीजें अलाउड हैं तो वो ठीक है पर अगर नहीं है तो स्कूल वालों जो है स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा नहीं दे सकते ठीक है कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं जब हम इक्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं विमेन्स मूवमेंट भी इसको रेज करते हैं ओके तो 19th सेंचुरी में वुमेन जो है स्ट्रगल करती रही इक्वालिटी ऑफ राइट्स के लिए सबसे पहले तो वुमेन से जो डिमांड किया कि भाई पहले तो आप वोटिंग राइट दो फिर बाद में दूसरी चीजों की बात की कि भाई सोशल जो सोसाइटी में जो इतना ज्यादा भेदभाव होता है इन सब चीजों को खत्म करो है ना तो राइट टू वोट की डिमांड की राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेज यूनिवर्सिटी उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ना फिर पढ़ने भी दिया जाने लगा डिग्री रिसीव कर सकें जब वो कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो एंड राइट टू वर्क की डिमांड की ठीक है सेम राइट्स जैसे मैन को दिए जाते हैं सोसाइटी में वैसी डिमांड की पर वो जब एंटर हो गई जॉब मार्केट में तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो वुमेन जो है उनको स्पेशल फैसिलिटी की भी जरूरत होती है ताकि जो अपने राइट्स को एंजॉय कर सके वो है ना अपने राइट्स को जैसे कि मैटरनिटी रिलीव की जरूरत होती है ना जब बच्चे को जन्म देती है औरत तो फिर उसको कुछ टाइम के लिए छुट्टी की जरूरत होती है ना छोटा बेबी रहता है इसलिए फिर उसके बाद कुछ स्पेशल सेफ्टी वगैरह अगर नाइट शिफ्ट काम करे तो उनको स्पेशल सेफ्टी दो है ना प्रोटेक्शन दो और
क्रच की फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर छोटे बच्चों को रोक सके, है ना? तो कई सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये सब रहता है। जैसे यहाँ पर देखो मैटरनिटी रिलीफ वही चीज़ जो हम आपको बता रहे थे, क्रचेस हो गया वर्क प्लेसेस में, क्रच की फैसिलिटी में जहाँ पर छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। विदाउट स्पेशल कंसिडरेशन तो इसको स्पेशल कंसिडरेशन ना माना जाए। उनको जो है सीरियसली compete कर सकें, मतलब कि बिना स्पेशल जो कंसिडरेशन के वो अपनी जो है सीरियसली compete नहीं कर पाएँगे जॉब्स में और एन्जॉय नहीं कर पाएँगे प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में। तो उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन कुछ देना होता है, ठीक है? स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है। तो बाद में वुमेन्स ने इसकी भी डिमांड की कि भई थोड़ा स्पेशल कंसिडरेशन की ज़रूरत है, ताकि हम compete कर सकें जॉब्स में, सक्सेसफुल प्रोफेशनल हो सके मतलब उनका पर्सनल लाइफ में। इसका मतलब है दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो कुछ चीज़ों में हमको डिफरेंटली ट्रीट करना होता है लोगों को, क्योंकि सिचुएशन अलग-अलग होती है ना? अगर वो एन्जॉय करते हैं सेम राइट्स एज़ मेन तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है। तो हमने इस चीज़ पे डिबेट किया जो इश्यूज़ हैं इक्वालिटी ये है ना, तो कई सारी चीज़ें जानी 3 डायमेंशंस देखे इक्वालिटी के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक है ना? एग्ज़ामिन किया हमने कि डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है ना, मतलब जो डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है पर्टिकुलर केस में ओके, इसके बारे में देखा हमने, अपने आप से पूछा कि भई ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये सही है कि नहीं? जो सेट ऑफ पीपल को दिया जाता है ताकि वो एन्जॉय कर सके सेम राइट्स एज़ सेट ऑफ सोसाइटी, है ना? तो ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये सही है कि नहीं? इस चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया। और जो हम इस एक्सरसाइज़ को कर रहे थे, तो हमने डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है, उतना जो यील्ड नहीं करता है न्यू स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेंस एंड ऑपरेशन को मतलब कि आप किसी को स्पेशली ट्रीट कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है कोई पर्सन जो है डोमिनेट कर लेगा किसी के ऊपर अत्याचार करेगा है ना पावरफुल हो जाएगा या फिर और डोमिनेंट ग्रुप जो है फिर स्पेशल प्रिविलेज के तौर पे जो है वो पावरफुल हो जाएंगे सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता है कुछ सपोर्ट दिया जाता है किसको जब डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे कि डिसेबल पर्सन हो गए है ना डिफरेंटली एबल कहते हैं तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है इंटेंडेड होता है जस्टिफाइड होता है कुछ सर्कमस्टेंसेज में ताकि हम जस्ट एंड एगैलिटेरियन सोसाइटी बना सकें, है ना? तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में जिसको अफर्मेटिव एक्शंस भी कह सकते हैं और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। ओके? तो इक्वालिटी से आर्टिकल 14 आप याद रखना, आर्टिकल 15 याद रखना फंडामेंटल राइट्स के, है ना? तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको समझ में आया कि नहीं आप बता सकते हो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू।